चलो देखो, इसमें आ जाओ। हम लोग लास्ट क्लास तक ऐसा कुछ कंसेप्ट पढ़ रहे थे जिसमें हम लोग एक पार्ट समझे थे, दैट इज अ गोल्डन रूल, एंड दूसरा पार्ट तुम लोग समझा था मॉडर्न रूल। गोल्डन रूल को हम क्या बोला था? गोल्डन रूल के लिए जो अप्रोच फॉलो होता है दैट इज नोन एज द ट्रेडिशनल अप्रोच, और मॉडर्न रूल के लिए जो अप्रोच अप्लीकेबल होता है उसको क्या बोलते हैं? डायमंड रूल। डायमंड रूल है, मॉडर्न अप्रोच ही बोलते हैं। और अदरवाइज मॉडर्न अप्रोच के अलावा आप इसको एक और नाम दे सकते हो, एंड दैट इज, बताओ कोई बताएगा? देख, इसमें जो तुमको चीजें दिखाई दे रही है वो क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन का ही तो चीज है सब। कैपिटल प्लस लाइफ, अकाउंटिंग इक्वेशन इज नथिंग। वो ये इक्वेशन होता है, बोलता है कि जो अल्टीमेटली तुम्हारे बिजनेस का पूरा फ्रेमवर्क दिखाता है। तो ध्यान दो, बैलेंस शीट ही तो वो चीज बताता है। और बैलेंस शीट में क्या होता है? कैपिटल और लाइबिलिटी लेफ्ट हैंड साइड, एसेट्स राइट हैंड साइड। दिस इज अकाउंटिंग इक्वेशन। मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली क्या हो गया? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट। तो ये जो मॉडर्न रूल है, मॉडर्न अप्रोच है, इसको आप अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी बोलते हो, ध्यान रखना। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। मॉडर्न रूल इज ऑल्सो टर्म्ड एज अ अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, ये ध्यान रखना। अच्छा, मेरे को प्रखर तुम ये बता दो, ये टाइप्स ऑफ बुक्स कितने कितने टाइप्स की है? मतलब अकाउंट्स में बुक्स, अकाउंट्स में बुक्स जो होती है वो कितने टाइप्स की हो सकती है? सेकेंडरी को हम लोग ये प्रिंसिपल बुक भी बोलते हैं, मतलब लेजर। चलो एक बार हम लोग टाइप्स ऑफ एंट्रीज समझ रहे हैं। टाइप्स ऑफ एंट्रीज। देखो, अगर हम लोग टाइप्स ऑफ एंट्रीज में जाए ना, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्रीज कितने तरीके की होती है ये समझने जा रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ एंट्रीज में अगर आते हैं तो सबसे पहली जो एंट्री होती है उसको अपने बोलते हैं ओपनिंग एंट्रीज। जो लास्ट क्लास याद है तुम लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू बताया था। ओपनिंग एंट्रीज का मतलब क्या होता है? हम लोग बैलेंसेस को बिगनिंग ऑफ द ईयर में बुक्स में लेके आना, राइट। हमेशा ध्यान रखना, बुक्स ना हर साल क्लोज हो जाता है और फिर नेक्स्ट ईयर फिर से रीओपन होता है। जब रीओपन करते हो ना तो तुम्हारे पास क्या रहता है? पिछले साल के बैलेंसेस रहते हैं। तो बैलेंसेस को अकाउंटिंग फॉर्म में लाना पड़ेगा ना। बुक्स में अकाउंट्स ही रहते हैं तो तुमको अकाउंट के फॉर्म में लाना पड़ेगा। एंड अकाउंट के फॉर्म में लाने के लिए जर्नल एंट्री पास करना पड़ता है, और उस जर्नल एंट्री को हम लोग क्या बोलते हैं? ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्रीज मतलब क्या हो गया? टू रिकॉर्ड assets and liabilities in the beginning of the year. To record assets and liabilities in the beginning of the year, required entry is termed as required entry is known as opening entries. तो ओपनिंग एंट्रीज लिखने का दरकार नहीं है क्योंकि ये एक ही एंट्री होगा, मतलब ओपनिंग एंट्री बोल सकते हो, क्योंकि बहुत सारा एंट्रीज नहीं होगा, सिर्फ एक ही सिंगल एंट्री होगा। और इसमें ध्यान रखना, अपने क्या करेंगे, नॉर्मली तुमको नॉर्मल तरीके से देगा। हो सकता है ये तुमसे 4 नंबर के क्वेश्चन में फ्री में पूछ ले, और हो सकता है तेरे से लास्ट क्वेश्चन में 5 मार्क्स में पूछ ले। डिफाइन ओपनिंग एंट्रीज, तो डिफाइन करने के बाद एक एंट्री भी डाल देना, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू लाइबिलिटीज अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। जनरली कैपिटल भी दिया रहता है, बट अगर कैपिटल नहीं भी दिया रहे तो तुम क्या करोगे? कैपिटल बैलेंसिंग फिगर ले लोगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो ओपनिंग एंट्री है ना, वो भी देखा जाए तो किसका रिप्लिका है? अकाउंटिंग इक्वेशन का ही रिप्लिका है। अकाउंटिंग इक्वेशन तुम इक्वेशन फॉर्म में बोलते हो, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट। ये जर्नल एंट्री फॉर्म में बोलता है एसेट्स टू लाइबिलिटीज टू कैपिटल, राइट ना। ठीक है, तो यहां पे हो गया। एंट्री दिखा देना एक बार, हम लिख भी देता है एंट्री, यहां पे तुम लोग भी लिख लो, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू लाइबिलिटीज अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। ये है ओपनिंग एंट्री। और किस किस तरीके की एंट्री होती है वो भी समझ लेते हैं। नंबर 2, देखो ओपनिंग एंट्री तुम लोग को समझ में आ गया। एक एंट्री होती है जिसको अपने बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री, ठीक है। तो क्लोजिंग एंट्रीज हो सकती है, बहुत सारी एंट्रीज होती है क्लोजिंग में।
ठीक है, तो क्लोजिंग एंट्रीज, देखो क्लोजिंग एंट्रीज का मतलब समझ में आ रहा है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बेसिकली देखा जाए तो कितने अकाउंट्स होते हैं? रियल, पर्सनल, नॉमिनल, तीन अकाउंट है। जो तीन अकाउंट है तो इसमें रियल और पर्सनल अकाउंट कहां चले जाके पता है? बैलेंस शीट में। रियल एंड पर्सनल अकाउंट बैलेंस शीट में जाके बैठ जाते हैं और नॉमिनल अकाउंट क्लोज होकर बुक से निकल जाते हैं, और उसके चलते ही तुमको प्रॉफिट या लॉस पता चलता है। क्योंकि क्या होता है ना, जो लुका पेसियोली अकाउंटिंग का डेबिट क्रेडिट का तरीका बनाया था ना, वो बोला था देखो इनकम्स को एक जगह बैठा दो, एक्सपेंडिचर्स को एक जगह बैठा दो। वो रूल क्या दे दिया? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो अपने इनकम्स को क्रेडिट करेंगे, मतलब पीएल में क्रेडिट किया, और एक्सपेंडिचर्स को पीएल में डेबिट किया, तो एक साथ सच गया, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तुमको प्रॉफिट मिल गया। या एक्सपेंडिचर एक्सीड कर गया तो लॉस मिल गया, राइट। तो वो जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो कैसे मिलेगा? जब तुम नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अपने सैलरीज पे करते हैं तो एंट्री क्या पास करते हैं? सैलरीज टू कैश, ये तो डेबिट कर दिया। अब इसको क्लोज किया जाता है, और क्लोज करता है तो क्या एंट्री पास करते हैं? तो याद करो, पीएल अकाउंट में डेबिट में दिखाते हैं ना टू सैलरीज, वो ये नहीं है कि फॉर्मेट है, वो क्लोजिंग एंट्री के थ्रू अकाउंट जनरेट होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट क्लोजिंग एंट्री से बनता है, फॉर्मेट नहीं है। पीएल अकाउंट क्लोजिंग एंट्री से बनता है, तो तुम लोग पीएल अकाउंट डेबिटेड टू सैलरीज करता है और वो पीएल अकाउंट में डेबिट में चला जाता है, एंट्री पास हो रही है, एंड दैट एंट्री इज नोन एज द क्लोजिंग एंट्री। जैसे गुड्स बेचते हैं किसी को तो क्या एंट्री पास करते हैं? कैश टू सेल्स, या फिर डेटर टू सेल्स। क्रेडिट में बेचे तो सेल्स क्रेडिट हो रहा है, तो ये सेल्स क्रेडिट हुआ ना, तुम उसके बाद सोच ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स को कहां दिखाता है? क्रेडिट में। तो एंट्री पास होता है उसके लिए, सेल्स को क्रेडिट किया था, टू क्लोज द सेल्स तुम क्या करेगा? डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, और इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट में बाई सेल्स दिखाते हैं, लेजर पोस्टिंग करते हैं, ध्यान रखना ये। तो क्लोजिंग एंट्रीज मतलब टू क्लोज द नॉमिनल अकाउंट, जो एंट्री रिक्वायर्ड होती है, द एंट्रीज आर नोन एज द क्लोजिंग एंट्रीज, और इसी के थ्रू ट्रेडिंग पीएल, पीएल अप्रोप्रिएशन बनता है। पीएल अप्रोप्रिएशन भी इसी के थ्रू बनता है, क्लोजिंग एंट्री के थ्रू ही बनता है, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट लिख लो, टू क्लोज। हम लोग अकाउंट्स इतने ऐसे कर रहे हैं ना कि तुम लोग को पहले जो 11-12 वाला पार्ट है वो भी पूरा डिस्कस करेंगे अपने, और एकदम नॉर्मल लेवल पे ही डिस्कस करेंगे। तो आ जाओ, क्लोजिंग एंट्रीज, टू क्लोज नॉमिनल अकाउंट्स, required entries are termed as closing entries. Trading account, profit and loss account, PL appropriation account, are not format accounts. ये सब ट्रेडिंग पीएल फॉर्मेट अकाउंट्स नहीं है। बहुत जन सोचते हैं ट्रेडिंग पीएल, पीएल अप्रोप्रिएशन फॉर्मेट अकाउंट है, तो ये है क्या? लेजर है। दीज आर स्पेशल लेजर्स, वैसे ना सीए इंस्टीट्यूट क्या किया है ना, मतलब सीए इंस्टीट्यूट नहीं किया है, ये मिनिस्ट्री की तरफ से हुआ है। ये लोग अलग से एक बॉडी बना रहे हैं, क्योंकि बहुत सीए, सीएस, सीएमए तीनों जगह में क्या होता है ना, एग्जाम से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है, पेपर चेक करते समय कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। तो उसके चलते जैसे सीए इंस्टीट्यूट 100 में से 8 बच्चा को पास कर रहा है, 100 में से 13, 14, 15 बच्चा पास होना चाहिए, ऐसा होता है बहुत बार प्रॉब्लम। तो उसके लिए ये मिनिस्ट्री क्या कर रहा है ना, एक अलग से बॉडी बना रहा है, इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग। वो तीनों सीए, सीएस, सीएमए तीनों के ऊपर कंट्रोल रखेगा। और कंट्रोल कैसे रखेगा? बोलेगा तुमको जो अपना सब कर, जो भी अकाउंटिंग करना है, प्रोसेसिंग करना है, सर्टिफिकेट देना है, सब तुम करो। सिलेबस हम डिसाइड करेंगे, एग्जाम हम कंडक्ट करवाएंगे, पेपर चेक हम करवाएंगे, और बाद बाकी तुम्हारा कंट्रोल। सिलेबस हम सेट करेंगे, एग्जाम हम कंडक्ट करवाएंगे, और चेकिंग हम करवाएंगे। बाद बाकी रिजल्ट तुम पब्लिश करो, और बाद बाकी जो भी काम है तुम अपना सारा करो, प्रोसेसिंग। बट हाँ, ये सारा काम हमारा हो अभी। लेकिन ये बिल की तरह गया है, जैसे आज तुमने पढ़ा होगा, सर पढ़ाए होंगे लॉ में, ये लोग बिल की तरह जस्ट प्रस्ताव रखा है। अगर वो लोकसभा में पास हो जाएगा तो भी वो एक्ट नहीं बनेगा, राज्यसभा में जाके अल्टीमेटली क्या होगा, अप्रूवल मिलेगा,
तो एक तरह से देखा जाए तो एक्ट बन गया, लेकिन अभी भी कंप्लीट एक्ट नहीं बना। क्या चाहिए उसके लिए? प्रेसिडेंट का साइन चाहिए। तो जैसे ही साइन हो जाएगा, अब उसमें लोग बता देगा क्या इस डेट से इफेक्टिव होगा, उस दिन वो एक्ट बन जाएगा, तो एक अलग से बॉडी एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। तो ऐसा सोच रहा है। चलो अब नेक्स्ट आओ। दीज आर स्पेशल लेजर्स फॉर्म्ड यूजिंग क्लोजिंग एंट्रीज। दीज आर स्पेशल लेजर्स, ये स्पेशल लेजर्स है। वाई स्पेशल लेजर्स? कोई बता सकता है? लेजर बोल सकता था, हम क्यों स्पेशल वर्ड यूज कर दिया इसमें? पता? सर्टन। ठीक है, तो लेकिन ये स्पेशल लेजर बोलने का रीजन नहीं हुआ। इसको थोड़ा सा और उसमें चला गया स्पेसिफिकली। देख क्लोज, इसको स्पेशल लेजर क्यों बोलते हैं पता है? नहीं, पोस्टिंग भी हो रहा है, एकदम क्लोजिंग एंट्री तो पोस्ट हो रहा है, तभी तो अकाउंट बन रहा है इसमें। बोल। लेकिन सब लेजर भी तो एक पर्पस के लिए होता है, तुमको पता चलेगा कैश का बैलेंस इतना है। नॉमिनल अकाउंट क्लोज हो जा रहा है, बाकी एक स्पेशल वर्ड इसको इसलिए बोला जा रहा है ना, क्योंकि नॉर्मली लेजर क्या होता है, तुम लोग जैसे बोला ना, ये पर्पस है, लेजर का भी एक पर्पस होता है भाई, इसे अमाउंट पता चलेगा, बैलेंस पता चलेगा। लेकिन इसमें एक डिफरेंस ये आता है, लेजर थ्रू आउट द ईयर बनता रहता है, ये सिर्फ एंड सिर्फ ईयर एंड में ही बनता है, बीच में नहीं बनता है। तुम लोग को याद होगा, हम बार बार बोलता रहता है, तुम लोग तो जो न्यू स्टूडेंट्स उन लोग को नहीं पता, हम बता रहे हैं कि हम तुम लोग को बोलता था ना, तुम लोग के स्कूल में बोलता रहता था कि एक काम करो, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट लिख दो, लॉस है प्रॉफिट है, तो हम बोलता था नहीं लिख सकता है। रीजन यही है कि हम अगर सपोज कर ले बीच में 30 जून को कोई एसेट बेच दे रहा है, उसमें लॉस हो रहा है, तो लॉस को हम लोग क्या लिख देते, बाई पीएल अकाउंट। 30 जून को ही लिख दे रहा है बाई पीएल अकाउंट, 30 जून को पीएल अकाउंट है ही नहीं, कहां से लिख देंगे? गलत है वो, इसीलिए लॉस ऑन सेल प्रॉफिट ऑन सेल लिखना चाहिए, बाद में पीएल में डाल दो। बट क्या होता है ना, एक्चुअली में बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, जैसे कई बार क्या होता है ना, एक चीज समझना, गलत भी अगर बहुत सारे लोग फॉलो करना चालू कर देना तो भी सही सही तो नहीं रहता है, लेकिन उसको मान लिया जाता है, मान्यता मिल जाता है, बस वही चीज है। बट अदरवाइज वो गलत है। अब अपने आ जाओ, स्पेशल लेजर्स है, क्लोजिंग एंट्री के थ्रू पास होता है, बस ये ध्यान रखना। ट्रेडिंग पीएल पीएल अप्रो लेजर है, ये ध्यान रखना, फॉर्मेट नहीं है। ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है, ट्रेडिंग अकाउंट इज अ फॉर्मेट अकाउंट। फॉल्स, ये क्लोजिंग एंट्री के थ्रू पास होता है, बनता है, इट्स अ लेजर, स्पेशल लेजर। नेक्स्ट, नंबर थर्ड, is transfer entries। ये एंट्री कब बनती है पता है? व्हेन बैलेंस ऑफ वन अकाउंट, बैलेंस ऑफ वन अकाउंट ट्रांसफर टू another account। when balance of one account transfer to another account, इसको ट्रांसफर को करने के लिए जो एंट्रीज चाहिए रहती है, द एंट्री इज नोन एज द ट्रांसफर एंट्री। इसका एक एग्जांपल हम लोगों को आदित्य बता रहे हैं, बता सकता है तो जल्दी से बताओ, सोच के रखो प्रगर, फिर हम तुम्ही से पूछेंगे, पता है ना? बता दे, लेकिन पहले उसको बताने दो। यस, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, राइट। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। यस जैन, जल्दी से इसका एंट्री बताओ। ये तो इंग्लिश लैंग्वेज है, अकाउंटिंग लैंग्वेज में चले जाओ। तुम बता, प्रणव ना, बोल। और एक चीज ध्यान रख लेना, पास हम लोगों को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करना है। उसके लिए देख, अगर आता नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है,
लेकिन बताने के बाद गलती मत करना, उसको सीखो, समझो, घर में जाके रिवाइज करो। अगर नहीं आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, उसके बाद तुम अगर गलती करो तो प्रॉब्लम है। तो इसको घर में जाके पढ़ना पड़ेगा, घर में जाके पढ़ो, अच्छे से करो और एकदम दिमाग में सेट कर लो मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास करना है। उसके लिए ना देखना, ये चीज ध्यान रखना, मेहनत करना पड़ेगा। डिसिप्लिन लेके आ जाओ अपने अंदर में, तुम 100% पास होगा। और डिसिप्लिन नहीं लाया ना तो सीए एग्जाम में पास नहीं होगा। भले फाउंडेशन पास हो जाए, इंटर में लटक जाएगा, इंटर में पास नहीं हो फाइनल में लटक जाएगा, फिर फाइनल बस लटकता ही रहेगा। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। बच्चा लोग सीए एग्जाम में सिर्फ एंड सिर्फ फेल होता है ड्यू टू लैक ऑफ डिसिप्लिन, अदरवाइज नहीं होता है। वो लोग ढूंढता है बाहर से कोई आके मेरे को मोटिवेट करे, बाहर से हम आके बोलेंगे अरे ये सन तुम कर लेगा, वो 2 घंटे के लिए मोटिवेटेड रहेगा, फिर बाद में खत्म। तो मोटिवेशन के चक्कर में मत जाना, डिसिप्लिन के चक्कर में, ठीक है। चलो इसमें आओ, इसके लिए एंट्री क्या होना चाहिए, जैसे एक्सपेंसेस टू समथिंग बोल रहा है, लेकिन फिर दोस्त कुछ और बोलेगी, बोल। ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट होता है? कोई अकाउंट नहीं होता है। ट्रेडिंग से ट्रांसफर हो रहा है तो एंट्री होगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। तो अपनी एंट्री हो जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। तो ये एंट्री पास होगी। ये जस्ट एग्जांपल लिए हैं ट्रांसफर एंट्री का। अब अपने आओ नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट फोर्थ वन, एडजस्टमेंट एंट्रीज। एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या होता है पता है? एंट्री रिक्वायर्ड टू एडजस्ट इन अकाउंट्स, मतलब बुक्स, एडजस्ट इन बुक्स, अकाउंट्स को बुक्स में एडजस्ट करने के लिए जो एंट्री रहती है उसको एडजस्टमेंट एंट्री बोला जाता है। जनरली हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री किसको बोलते हैं पता है? जनरली हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते समय, एडजस्टमेंट एंट्री नॉर्मल एंट्री होता है, कुछ अलग नहीं होता है। तुम हर नॉर्मल एंट्री को एडजस्टमेंट एंट्री बोल सकता है। जनरली, जनरल टर्म में जा रहे हैं, जनरली हम लोग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री किसको बोलते हैं? तुम लोग देखो फाइनल अकाउंट जब बनाता था तो फाइनल अकाउंट में ट्रायल बैलेंस दिया रहता था, ट्रायल बैलेंस देने के बाद नीचे एडजस्टमेंट्स लिख देता था। एडजस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, जब हम फाइनल अकाउंट बना रहे थे तो मेरे को अचानक से पता चला कि अरे हम इसको तो एडजस्ट ही नहीं किए। एडजस्ट नहीं किया मतलब बुक्स में लाए नहीं है, लेके आओ। तो लेके आने के लिए तो हम तो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, और जैसे हम लोग डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करेंगे तो भाई हमको तो उसके लिए 2 चीज करना ही पड़ेगा, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट, है ना। तो बस उसी को अपने बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। तो इन सिंपल वर्ड्स तुम बोल सकता है एंट्रीज रिक्वायर्ड एडजस्ट अकाउंट्स इन द फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में एडजस्ट करने के लिए जो एंट्री रिक्वायर्ड होती है उसी को अपने क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो एडजस्टमेंट एंट्रीज का मतलब हो गया एंट्रीज रिक्वायर्ड टू मेक एडजस्टमेंट्स इन फाइनल अकाउंट्स। और अदरवाइज ध्यान रखना, हर एंट्री को अपने नॉर्मल अपने डेफिनेशन बोलते हैं तो यही बोलते हैं, बट अदरवाइज ध्यान रखना हर नॉर्मल एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री है, क्योंकि तुमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको एडजस्ट करवाना है। तो उसके लिए जो भी एंट्री पास करो, हर एंट्री आर द एडजस्टमेंट एंट्री। बट अगर तुमसे कोई डेफिनेशन पूछे तो जनरली यही लिखना। अच्छा अब आ जाओ इसका मतलब, चलो एक एंट्री हम तुम लोगों से पूछ लेता है इसमें डाल के, एडजस्टमेंट एंट्री। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, ये एंट्री सबको को शायद आता होगा, ₹10,000। अरिजीत तुम बताओ, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, ये एडजस्टमेंट एंट्री है। एडजस्टमेंट एंट्री इसलिए ना क्योंकि तुम फाइनल अकाउंट बनाते समय, ये देखो रेगुलर ट्रांजैक्शन, डेप्रिसिएशन इज नॉट द रेगुलर ट्रांजैक्शन। डेप्रिसिएशन क्या रेगुलर ट्रांजैक्शन है? नहीं ना। अब तुमको ईयर एंड में फाइनल अकाउंट से अपना ट्रू एंड फेयर रिजल्ट चाहिए। टू गेट द ट्रू एंड फेयर रिजल्ट, तुम्हारा एसेट्स का वैल्यू कम हो गया, पैसा गया नहीं है, लेकिन उसको बुक्स में नहीं दिखाओगे तो ट्रू एंड फेयर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो इसलिए उसको एडजस्ट करते हैं। तो क्या एंट्री होगा बता? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट्स। तो एंट्री लिख लो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट, टू फिक्स्ड एसेट। चलो ये भी हो गया, ये था एडजस्टमेंट एंट्री। जनरली जब तुम लोग को सम्स देता है ना फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट डाल देगा, उसके लिए एंट्री नहीं पूछेगा। लेकिन एडजस्टमेंट एंट्री को जनरली रेक्टिफिकेशन एंट्रीज के साथ डालकर एंट्री सम दे देता है। मतलब तुम लोगों से एक चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अलग से है,
ठीक है, वो चैप्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन इंस्टीट्यूट हर बार पूछता है 10 नंबर का, हमेशा पूछता है। ठीक है, तो वो 10 नंबर का जब क्वेश्चन पूछेगा ना, उसी में ये एक एंट्री डाल देता है। तो एडजस्टमेंट एंट्री बोल के अलग से नहीं पूछा जाता, लेकिन उसके अंदर डाल दिया जाए। अब आओ नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, जिसको हम लोग यहां पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अलग से चैप्टर में डिस्कस करेंगे, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। एंट्रीज रिक्वायर्ड टू रेक्टिफाई एरर्स। एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए जो एंट्री रिक्वायर्ड होती है, द एंट्रीज आर नोन एज द रेक्टिफिकेशन एंट्री। ये तुम्हारे पास 10 मार्क्स के लिए, देखो कंपलसरी बोल के तो नहीं है, लेकिन अभी तक का ट्रेंड बोलता है इंस्टीट्यूट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एक सम 10 नंबर का पूछता ही है, बीआरएस एक सम 10 नंबर का पूछता ही है। ठीक है, तो अब अपने आ जाओ नेक्स्ट पार्ट। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, जो हम तुम लोग को सीए इंस्टीट्यूट के लिए बता देता है, जैसे हम तुम लोग को बोला रेक्टिफिकेशन 10 नंबर का पूछता ही है, अभी तक का पैटर्न यही है, लेकिन पता चलेगा तुम लोग जिस टर्म में एग्जाम देने गया रेक्टिफिकेशन नहीं पूछा, बीआरएस हमेशा पूछता है, नहीं पूछा। ऐसा इंस्टीट्यूट करता रहता है, अचानक से ट्रेंड चेंज कर देता है। तो ये सब करता रहता है। कभी भी इंस्टीट्यूट, सीए इंस्टीट्यूट के एग्जाम में किसी भी इंपॉर्टेंट पार्ट पे बेस होके मत चला जाना, कुछ छोड़ के नहीं जा सकता है। तुम छोड़ के गया और तेरा ही बैड लक, पैटर्न चेंज कर दिया, कोई पैटर्न नहीं है यहाँ पे। पैटर्न फॉलो हो रहा है, तुम उसको फॉलो कर लो, लेकिन इंस्टीट्यूट पैटर्न बताया नहीं है कि हम यही फॉलो करेंगे। तो किसी भी हाल में, कभी भी, किसी भी सब्जेक्ट में बेस होके बस इंपॉर्टेंट पढ़ के जाएंगे, इसका मतलब तुम जुआ खेलेगा अगर सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ के जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट वन। ये तो टाइप्स ऑफ एंट्रीज हम लोग डिस्कस कर लिए, इस चैप्टर को हम लोग स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग कुछ एंट्रीज में ही डिस्कशन करने जा रहे हैं। नेक्स्ट आओ, एंट्रीज नहीं, अभी तुम लोगों से, यस, दिस वन, ये तुम लोगों को बताना है। क्या बताना है पता है? नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, बिल्डिंग कौन सा अकाउंट है। दो अप्रोच है तुम्हारे पास, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। एंट्री पास करते समय तुम कोई भी अप्रोच फॉलो कर सकते हैं, जर्नल एंट्री तो एंड रिजल्ट तो सेम ही आना है। बट अकाउंट को डिफाइन करते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच बोलेगा रियल पर्सनल नॉमिनल, मॉडर्न अप्रोच क्या बोलेगा, एसेट्स लाइबिलिटीज एक्सपेंसेस इनकम्स, ये सब बोलेगा। तो वो तुमको बताना है। दिख रहा है ना यहां से? इसको भी अभी 2-4 दिन में चेंज कर, और अच्छे से दिख, या तो टीवी लगा दे रहे हैं इंटरेक्टिव बोर्ड। बताओ, बिल्डिंग, अच्छा हम पूछते या तो वही लोग बताओ। चलो सबसे पहले तो हम लोग को प्रखर बता रहे हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच में बिल्डिंग कौन सा अकाउंट है, रियल। अच्छा, हाँ लिखो मत कुछ, बस मेरे को बताते जाओ। और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच में एसेट्स है, एसेट है, एक्सपेंडिचर है। वैसे देखो तुम लोग ना अकाउंट्स एकदम बेसिक से समझ, जैसे बोला ना एक्सपेंडिचर है, ये गलत नहीं बोला है, गलत बोला है क्या ये? थोड़ा सा लेकिन एलोबरेट करना जरूरी है उसमें। तुम एक्सपेंडिचर सही बोला है, क्यों सही बोला खुशी? ये बोला बिल्डिंग एक एक्सपेंडिचर है, पैसा देंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर दो पार्ट में चला जाता है, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंडिचर ही। ठीक है, नेक्स्ट आओ, परचेजेस। तुम बता रही जीत, अपने ट्रेडिशनल अप्रोच में जाए तो क्या है, रियल पर्सनल नॉमिनल, नॉमिनल। ठीक है, और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच में लाइबिलिटी। गुड्स परचेज क्या, वो कैसे लाइबिलिटी हो गया? लाइबिलिटी है, हाँ, तो क्या एक्सपेंडिचर। अच्छा, अपने अगर ट्रेडिशनल अप्रोच में ले तो परचेजेस क्या है अपना, नॉमिनल अकाउंट, और ये इसमें क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर। देखो परचेजेस को ना हम चाहे तो घुमा फिरा के रियल अकाउंट भी बोल सकते। कैसे, कौन एक्सप्लेन करेगा? प्रखर एक्सप्लेन कर रहा है, तुम एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, अगर हम परचेज करके गुड्स अनसोल्ड रख के रखे हैं तो वो मेरे लिए रियल अकाउंट है, स्टॉक है, एसेट है।
लेकिन नॉर्मल टर्म में अपने परचेज को एक्सपेंडिचर ही मानते हैं। परचेज करना मतलब अनसोल्ड गुड्स तो हम अलग से बोलते हैं ना, स्टॉक, तो नॉर्मल टर्म में हम लोग इसको एक्सपेंडिचर ही मानते हैं। ठीक है, हाँ नॉमिनल ट्रीट करें। ऐसे तुम एंट्री पास करते इसमें इसको नॉमिनल ट्रीट कर या रियल ट्रीट कर, एंड रिजल्ट सेम ही आना है। ठीक है, बट हाँ तुमसे कोई पूछ ले तो इसको नॉमिनल अकाउंट ही बोलना। अब आओ नेक्स्ट पार्ट, सेल्स। सेल्स कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। अच्छा, और इन अकाउंटिंग इक्वेशन टर्म इनकम है, ठीक है, रेवेन्यू है। बैंक डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल, रियल, पर्सनल, क्यों रियल? तो ये लोग बोल रहे हैं ये पर्सनल, तो तुम लोग कौन पर्सनल? आर्टिफिशियल है। देखिए यहाँ पे भी बच्चा लोग गलती करता है, समझना। ये बैंक डिपॉजिट मतलब ये बैंक बैलेंस की बात कर रहा है ना। ऑब्वियस सा बात है, बैंक में पैसा डिपॉजिटेड मतलब बैंक बैलेंस की बात हो रही है, तो बैंक बैलेंस तो तुम्हारे लिए एसेट ही है। तो बैंक बैलेंस एसेट है, इसका मतलब ये कौन सा अकाउंट हो गया? रियल अकाउंट और एसेट। लेकिन अगर अब ध्यान दो, शायद हम बैंक अकाउंट यहाँ नहीं दिया ना, अब हम यहां पे लिख देता है बैंक अकाउंट, या फिर सपोज कल हम लिख देता है एसबीआई अकाउंट। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा। बैंक बैलेंस अगर मैं बोलता हूं तो वो रियल अकाउंट एसेट है, मैं बैंक अकाउंट बोलता हूं तो बैंक अकाउंट मतलब क्या हुआ, हम किसी बैंक को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, इसका मतलब कौन सा अकाउंट हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट। ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि कोई तो बैंक होगा, खाली बैंक लिखे है ना, तो कौन सा बैंक, दैट इज उसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बोलेंगे। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, क्योंकि कौन सा बैंक ये किसी के नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, किसी के नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां पे ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच में? है। देखो जनरली बैंक में, बैंक को अगर तुम मानेगा तो बैंक में अपने पैसा जमा करते हैं, तो इंप्लाइडली इसको तुम क्या मान लेगा, एसेट है। बट अगर सपोज कल हम यहाँ पे क्रेडिट लिख दे, तो इसका मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट मतलब ये लाइबिलिटी हो जाएगा। डिपेंड करता है बैलेंस क्या है। अच्छा, अब आओ नेक्स्ट पार्ट, यहां पे मैंने लिखा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये कौन सा अकाउंट हो गया? पर्सनल। ये कौन सा पर्सनल? आर्टिफिशियल पर्सनल। रिप्रेजेंटेटिव कैसे, हम तो नाम तो बता ही दिया स्टेट बैंक का, नाम तो बता ही दिया स्टेट बैंक, तो स्टेट बैंक रिप्रेजेंटेटिव कैसे हुआ? बैंक ही तो है। अब स्टेट बैंक कौन सा बैंक? स्टेट बैंक। तो स्टेट बैंक क्या नेचुरल पर्सन है? और रिप्रेजेंटेटिव क्यों है? तो साफ साफ बता रहे स्टेट बैंक का भाई हम, तो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा। कौन सा अकाउंट हो गया? आर्टिफिशियल पर्सनल। तो इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और कौन सा अकाउंट इन अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच? सेम एसेट्स ही ले लेंगे। जब तक मैं बैलेंस ना दूं, बैंक में अपने ये मान के रखेंगे बैंक में तो पैसा जमा ही करते हैं, और जमा करते हैं इसका मतलब क्या हुआ, वो मेरे लिए एसेट। अब नेक्स्ट आ जाओ, रेंट, ये तो सबको पता है, नॉमिनल, और इधर एक्सपेंसेस। रेंट आउटस्टैंडिंग, पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, और इधर लाइबिलिटी, कैश, रियल और एसेट। एडजस्टेड परचेजेस, एडजस्टेड परचेजेस पर्सनल, क्योंकि इसके साथ एक तो एडजस्टेड वर्ड यूज कर दिया। ऑब्वियस बात है, परचेज तो नॉमिनल अकाउंट ही रहेगा। एडजस्टेड परचेजेस क्या होता है, इसमें क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट हो जाता है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की तरह ट्रीट किया जाता है, तो इसका मतलब है तो खर्चा ही नॉमिनल अकाउंट, और इधर एक्सपेंसेस। क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स है, इधर एसेट्स, इधर रियल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट रियल, रियल कैसे होगा? इन्वेस्टमेंट मतलब क्या हुआ, एक पर्टिकुलर अमाउंट किसी को दिया है, तुम किसी को दिया है पैसा, तो जिसको भी दिया होगा वो एक इंसान ही होगा, नेचुरल पर्सन हो सकता है। हम क्या किया, ये लोन लेता है प्रखर, और लोन पे इंटरेस्ट देता है, तो हम इसको 10 लाख रुपया दे दिया कि मेरे को इंटरेस्ट दे देना, दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। हम बैंक में जाके एफडी कर दिया, इन्वेस्टमेंट, लेकिन पैसा हम बैंक को दिया है, अब मेरे को उस बैंक से पैसा लेना है, तो इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ रियल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट इज अ पर्सनल अकाउंट। ध्यान रखना, इट्स अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तुम किसी इंसान को ही पैसा दिया होगा, ठीक है, तो इट्स अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इन सब में प्रॉब्लम करते रहते हो तुम लोग। यहाँ पे आओ, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे क्या है, हाँ अगर तुम अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, एसेट। एनीथिंग रिसीवेबल इज एन एसेट, एनीथिंग पेएबल इज अ लायबिलिटी, ये एसेट है। डेटा कौन सा पर्सनल,
और ये डेटर बोला है, किस कौन डेटर का नाम तो होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। अच्छा, इधर एसेट सेल्स टैक्स पेएबल, आज के दिन सेल्स टैक्स पेएबल नहीं आएगा, ये जीएसटी पेएबल आ सकता है। जीएसटी पेएबल क्या होगा, कौन सा अकाउंट है? यस, पर्सनल। कौन सा पर्सनल? रिप्रेजेंटेटिव। वैसे याद है हम बोला था कि हर लाइबिलिटी पर्सनल अकाउंट होता है, जीएसटी एनीथिंग पेएबल इज अ लाइबिलिटी, तो ये लाइबिलिटी है। अब आ जाओ नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड, नॉमिनल अकाउंट। गेन्स अलाउड है, तुम्हारे लिए गेन कैसे होगा भाई, तुम डिस्काउंट अलाउ कर रहा है किसी को, डिस्काउंट अलाउड मतलब तुम अलाउ किया है। नेक्स्ट, बैड डेट, और इधर लॉस है, लेकिन तुम चाहो तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एक साथ ही लिखते हैं, इसलिए लिख दो एक्सपेंसेस ई लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट हो कैपिटल, पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल ना, और इधर लाइबिलिटी है, लेकिन एक्चुअली कैपिटल को सेपरेट, क्योंकि ओनर का पैसा है ना, कैपिटल नाम से दिखाते हैं, यहाँ पे कैपिटल ही लिखना। देखो ना तुम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच में कैपिटल बोल के अलग से एक अकाउंट है, LIC। ड्रॉइंग्स, और यहां पे क्या होगा, देख वैसे देखा जाए तो ड्राइंग्स क्या है, ड्राइंग्स बिजनेस के पॉइंट से ड्राइंग्स है क्या, एसेट है, ड्राइंग्स एसेट्स है। कैसे एसेट्स है, देख दिखा देता है, ये अपने बैलेंस शीट बनाते हैं, ये बैलेंस शीट बनाया, बैलेंस शीट में क्या हुआ, ओनर बिजनेस को पैसा दिया, हम ये बुक्स, ये बैलेंस शीट किसके बुक में बना रहे हैं, बिजनेस के बुक में, ओनर के बुक में नहीं बना रहे हैं। तो हम ओनर है, हम, ये मेरा बिजनेस है, हम इसको पैसा दिया, तो ये पैसा तो ये मेरे को वापस करेगा ना, लाइबिलिटी है कैपिटल इसके लिए, तो कैपिटल को हम लाइबिलिटी में दिखा दिया, हम इससे पैसा ले लिया, तो बोलेगा सर पैसा आप मेरे से लिए हो तो इसको तो वापस लेना है, तो इसके लिए क्या है, ड्राइंग्स एसेट। ड्राइंग्स एक एसेट है, लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं, हम समझाने के लिए बता रहे हैं, ड्राइंग्स एसेट है। अब एक चीज सोच, यहां पे क्या हुआ पता है, सपोज कर ले कैपिटल 1 लाख है, ड्राइंग्स 20,000 है, मतलब बिजनेस बोल रहा है देखो मुझे ओनर से 1 लाख, मुझे ओनर को 1 लाख रुपया देना है और ओनर से 20,000 रुपया लेना है, तो ये दोनों क्या अलग अलग दिखाएं, नहीं, तो क्या करेंगे, क्योंकि एक ही पर्सन का अकाउंट है ना, इट रिक्वायर्स म्यूचुअल सेट ऑफ, और म्यूचुअल सेट ऑफ के चलते ड्राइंग्स को कैपिटल से लेस करते हैं, तो म्यूचुअली सेट ऑफ अपने ड्राइंग्स कैपिटल से लेस करते हैं, क्योंकि हो क्या रहा है, बैलेंस शीट में कैपिटल किसका अकाउंट है, ओनर का, ड्राइंग्स किसका अकाउंट है, ओनर का, दोनों एक ही बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज में आ गया, नहीं रख सकते ऐसा, तो म्यूचुअली सेट ऑफ करते हैं, और म्यूचुअली सेट ऑफ करने के चलते कैपिटल से ड्राइंग्स लेस होता है, वाई कैपिटल ड्राइंग्स को अपने सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम कैपिटल टू म्यूचुअली सेट ऑफ, ठीक है, म्यूचुअल सेट ऑफ करने के लिए ऐसा करते हैं, ये ध्यान रखना। तो ड्राइंग्स को सेट ऑफ कर दिए, ड्राइंग्स है क्या, एसेट है, लेकिन एक्चुअली में एसेट बोल नहीं सकते अपने इसको, क्योंकि कैपिटल से तो लेस हो जाता है ना, तो कैपिटल का ही पार्ट है, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल, और क्या लिख दे रहे, ब्रैकेट में एसेट भी लिख दे रहे। अब आओ नेक्स्ट पार्ट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कौन सा अकाउंट है, ये यश बजाज बताएगा, पर्सनली है, पर्सनल है जी, नॉमिनल है, कैसे नॉमिनल एक्सप्लेन कर, अच्छा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के लिए जर्नल एंट्री क्या पास करते हैं, विदोष बता रही है, बोल क्या बोले, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू, और ये एंट्री तो बता सकते हैं, तुम लोग कैश फ्लो इस समय भी करता रहा, तुम बता, तुम लोग नहीं, एंट्री बताना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को अगर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के थ्रू दिखाएं तो क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज अ नॉमिनल अकाउंट, पैसा तुम निकाल के रख दिए कहीं और यूज नहीं किए, तो ये प्रॉफिट का पार्ट है, और प्रॉफिट किसका होता है, ओनर का होता है, प्रॉफिट ओनर का होता है, बिजनेस का नहीं होता है, बिजनेस खाली उसके लिए प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। तो अगर तुम ओनर का पैसा निकाल के अलग रख लिए तो बिजनेस के लिए क्या बन गया, जब तक यूज नहीं कर ले उसको, जिस पर्पस के लिए निकाले हैं, तब तक वो लाइबिलिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करना, हम सपोज कर लो तुम लोगों को सबको 5-5 लाख रुपया दिया, ठीक है, तुम लोग को एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर जगह खर्च करना है,
जब तक तुम खर्च नहीं करेगा तब तक क्या है तुम्हारे लिए, लाइबिलिटी है। सेम चीज यहाँ पे आता है कि यहाँ पे अगर सपोज कर ले बिजनेस डेप्रिसिएशन के नाम से पैसा निकाल लिया प्रॉफिट से, किस लिए निकाला, क्योंकि फ्यूचर में एसेट्स को रिप्लेस करना है, रिप्लेस कर लिए हो तुम, नहीं, तो जब तक तुम रिप्लेस नहीं करोगे इट्स अ लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी है तो अल्टीमेटली इसीलिए तो ये क्रेडिट हो रहा है ना, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और लाइबिलिटी मतलब कौन सा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, इट्स अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब यहाँ पे आओ, तुम लोग को एक नया अकाउंट का नाम बताएगा यहाँ पे, ये जो अपना अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच है इसमें ये कौन सा अकाउंट हो, लाइबिलिटी है, एकदम सही है लाइबिलिटी है, लेकिन ध्यान रखना सिर्फ लाइबिलिटी मत लिख देना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एस्टिमेशन है, एस्टिमेशन मतलब वैल्यूएशन है, तो इट्स अ वैल्यूएशन अकाउंट। एक तीसरा अकाउंट भी आता है जिसको वैल्यूएशन अकाउंट बोलते हैं, ध्यान रखना लाइबिलिटी लिखना लेकिन साथ साथ लिख देना वैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि उसको वैल्यू करते हैं अपने, एस्टिमेट करते हैं, जब भी कभी एस्टिमेशन करेंगे वो वैल्यूएशन अकाउंट जनरेट करेगा। नेक्स्ट आ जाओ, इंटरेस्ट रिसीवेबल कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, और इधर अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स, एनीथिंग रिसीवेबल इज एन एसेट, कुछ भी रिसीवेबल एसेट ही तो होगा, एसेट्स। इसके बाद आओ नेक्स्ट पार्ट, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी तो प्री रिसीव्ड रेंट ही तो हुआ, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, और यहां पे कौन सा अकाउंट है, लाइबिलिटी। प्रीपेड सैलरी कौन सा अकाउंट है, प्रीपेड सैलरी हम लोगों का रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, और इधर में एसेट्स। लास्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेट, सेम देखा जाए तो ये इसी का तो रूल होगा, प्रॉफिट का पार्ट निकाले, बैड डेट हो सकता है, हुआ नहीं ना अभी, जब तक नहीं हुआ तब तक वो क्या है, प्रॉफिट है, और प्रॉफिट जो बिजनेस रख के रख लिया ओनर का पैसा रख लिया तो इट्स अ लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी मतलब, लेकिन यहां पे तो ये ओनर के नाम को रिप्रेजेंट करेगा और यहां पे लाइबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन ये कौन सा अकाउंट होगा, वैल्यूएशन अकाउंट, एनी काइंड ऑफ रिजर्व्स, एनी काइंड ऑफ प्रोविजंस आर वैल्यूएशन अकाउंट, ध्यान रखना स्पेसिफिक नाम है, एनी काइंड ऑफ रिजर्व्स, एनी काइंड ऑफ प्रोविजंस आर द वैल्यूएशन अकाउंट्स, क्योंकि उनको एस्टिमेट करते हैं, कैलकुलेट नहीं करते, मतलब अराइज नहीं होता कि सैलरी देना है 10,000 रुपया, वैसा नहीं है। बैड डेट रिकवर्ड कौन सा अकाउंट है, बैड डेट रिकवर्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, कैसे, बैड डेट रिकवर्ड मतलब क्या हुआ, पिछले साल कोई बैड डेट कर दिया था, आगे पैसा दे दिया, बैड डेट रिकवर्ड मतलब क्या हो, लॉस वापस आ गया तो गेन हो गया ना, नॉमिनल अकाउंट, इसको इनकम की तरह ट्रीट करते हैं हम लोग, तो यहां पे ये नॉमिनल अकाउंट है और क्या है, गेन है, मतलब इनकम बोल दो। जब बैड डेट रिकवरी का एंट्री बता दो तुम पृथ्वी, बैड डेट रिकवर्ड का जर्नल एंट्री क्या पास होगा, नहीं पता, बैड डेट रिकवर्ड के लिए जर्नल एंट्री, बैड डेट रिकवर्ड ₹20,000 ऐसा अमाउंट दे दिया मैंने को, तो क्या एंट्री पास करोगे इसके लिए, तुम बता खुशी, रिकवर कर रहा है, यही तो बता रहे हैं। बैड डेट सपोज के लिए तुम क्या किया ना, हम तेरा 5 साल पहले कुछ अमाउंट बैड डेट कर दिया था, हम कस्टमर था, हम अल्टीमेटली तुमसे गुड्स खरीदा था, फिर पैसा नहीं दिया, और दिया नहीं तो तुम उसको बैड डेट बोल के दिखा दिया, अब आज हम आके तुमको पैसा दे दिया, यस, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड, ऐसा जब भी आएगा तो कैसे बैंक डेबिट ही होगा। अरे तेरे दुकान से जाके हम बहुत सारा दवाई लिया था 4 साल पहले, ठीक है, हम अल्टीमेटली हम भी सप्लाई करता था किसी को, तेरे से ले लिया सब, उसके लिए 1 लाख का दवाई, फिर उसके बाद हम तेरा पैसा ही नहीं दिया, तो तुम उसको क्या किया, बैड डेट में डाल दिया, बैड डेट में डाल दिया था, अब आज हम बोलते हैं अरे प्रखर वो तेरा 1 लाख रुपया जो था ना ले ले, तो ये क्या हुआ तेरे लिए, तो खुश हो गया, मेरा 1 लाख डूबा हुआ पैसा वापस आ गया, इसी को तो बैड डेट रिकवर्ड बोलते हैं। तो तेरे पास आया क्या, पैसा, और साथ साथ क्या हुआ, तेरे लिए तो डूबा हुआ पैसा आना तो गेन ही है, तो इनकम है, इनकम मतलब क्रेडिट करेंगे, एंट्री क्या हो जाएगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड। अच्छा, डेप्रिसिएशन कौन सा अकाउंट है, डेप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज नॉट द नॉमिनल अकाउंट, एंड इसके साथ साथ ये है क्या, डेप्रिसिएशन वैसे देखा जाए तो लॉस है, एक्सपेंसेस नहीं है, एक्सपेंसेस इंकर किया जाता है, लॉस ऑकर होता है, एसेट्स का वैल्यू अपने आप कम हो जाता है ना। अच्छा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, प्रीपेड इनकम, पर्सनल इनकम टैक्स, ये हम लोगों को, तुम बता, पर्सनल इनकम टैक्स, पर्सनल अकाउंट, क्यों पर्सनल अकाउंट, अच्छा सही बोला है कि पर्सनल अकाउंट,
पर्सनल इनकम टैक्स प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन के लिए ड्राइंग्स होता है, इनकम टैक्स प्रोप्राइटरशिप के लिए ड्राइंग्स होता है, पार्टनरशिप और कंपनी के लिए एक्सपेंडिचर होता है। और तुम लोग को पूरा पार्ट यहाँ पे इनकम टैक्स रिलेटेड जो फाइनल अकाउंट ये सब जो रहेगा ना वो प्रोप्राइटरशिप का ही है फाउंडेशन में भी। तो पर्सनल इनकम टैक्स मतलब ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स अभी अभी तुम लोग समझा था ड्राइंग्स कौन सा अकाउंट होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, और इधर क्या लिखे थे कैपिटल, बस हाँ ब्रैकेट में अपने एसेट लिख देंगे। स्टॉक रिजर्व कौन सा अकाउंट है, अकाउंट स्टॉक रिजर्व बोल रहे। ये भी तुम लोग को बोला देखो एनी काइंड ऑफ रिजर्व, एनी काइंड ऑफ प्रोविजंस आर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। स्टॉक रिजर्व क्या होता है ना, जैसे तुम लोग बैड डेट के लिए प्रोविजन बना रहे हैं ना, वैसे ही क्या करता है ना स्टॉक के लिए प्रोविजन बना लेता है। स्टॉक तुम दिखा दिया 1 लाख रुपया, तुमको लग रहा है 1 लाख में बिकने वाला नहीं है, 20,000 का नुकसान होने वाला, तुम प्रॉफिट से निकाल के अलग से रख देता है। उसके लिए एंट्री पास करते हैं पीएल अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक रिजर्व, जैसे पीएल अकाउंट डेबिटेड टू पीपी करते हैं। प्रॉफिट को तो कम कर दिए, प्रॉफिट किसका था, ओनर का। तो जब तक वो एक्चुअली में बिक नहीं जाता है तब तक तो ये ओनर का ही है, बिजनेस के लिए तो लाइबिलिटी है। तो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये पैसा तो बिजनेस का है, तो ये तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। और बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है कौन सा अकाउंट, वैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद लास्ट वन जो प्रखर आंसर देगा, बिल्स पेबल नॉमिनल अकाउंट बोल रहा है प्रखर, और इधर अकाउंटिंग क्वेश्चन अप्रोच में एक्सपेंसेस, सही है क्या ये, लाइबिलिटी है। कितनी बार बोल चुका है एनीथिंग पेबल इज अ लाइबिलिटी, बिल्स पेबल इज अ लाइबिलिटी, क्रेडिटर का एक्सटेंशन है और कुछ नहीं है। जब गुड्स क्रेडिट में बेचते हैं तो क्रेडिटर्स को हम लोग बोलते हैं भाई अभी 1 महीना में पैसा नहीं देंगे, 3 महीने बाद देंगे, तो बोलता है एक्सेप्टेंस दो, तो उसको साइन करके देते हैं। तो बिल्स पेबल बेसिकली क्या है, लाइबिलिटी है। तो बिल्स पेबल पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, कौन सा पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, एंड इसके साथ साथ क्या है ये, लाइबिलिटी। चलो जर्नल्स आई थिंक तुम लोग समझा था ना, जर्नल एक बुक होता है एटसेट्रा, समझ लिया था, ठीक है। चलो यहाँ पे अब हम लोग थोड़ा एंट्रीज डिस्कस करने वाले हैं। एंट्रीज भी लिखना नहीं, क्योंकि देख जर्नल एंट्रीज ना तुम लोग सबको आता है, ठीक है, तो लिखना नहीं है, एक बार डिस्कस करते जा रहे हैं। या तुम लोग लिखना चाहे तो छोटा छोटा तो एक एक तो पार्ट है लिख लो, अगर लगे थोड़ा अलग है तो लिख लेना, अदरवाइज मत लिखना। इजीली आता है तो मत लिखना, जैसे यहाँ बोला ये मेरे ख्याल से एकदम इजीली आता होगा सबको। क्या बोला है, ए कमेंसेस बिजनेस विथ ₹5,000, कैश टू कैपिटल भी बोल सकता है। तुम लोग थोड़ा बड़ा बच्चा हो जाते हो तो डायरेक्टली बैंक टू कैपिटल बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे क्लास 11 में अगर तुम यहाँ पे बैंक टू कैपिटल लिख देगा तो गलत हो जाएगा, बट अभी फाउंडेशन में तुम लिख सकता है बैंक टू कैपिटल या कैश टू कैपिटल। चलो नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट अपने आते हैं आउट ऑफ द अबव ₹500 डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, बैंक टू कैश, बैंक टू कैपिटल, कैपिटल टू कैपिटल टू बैंक। ओके आदित्य, बैंक टू कैश, तुम प्रियम, तुम बताओ प्रणब, अरिजीत। देखो हुआ क्या, तुम्हारे पास जो कैश था तुम उसको ले जाके बैंक में जमा कर दिया, मतलब बेसिकली क्या हो, बैंक कौन सा अकाउंट है, बैंक रियल अकाउंट नहीं है, बैंक बैलेंस रियल अकाउंट है, बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। तुम मतलब कैश किसको दे रहे हो, बैंक को दे रहे हो, तो बैंक को दे रहे हो तो क्या होना चाहिए, बैंक इज द रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर, तो अल्टीमेटली बैंक अकाउंट डेबिटेड, जा क्या रहा है, कैश जा रहा है, इंटरेस्ट शुड बी बैंक टू कैश, बैंक टू कैश होगा। अच्छा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, चलो अब इससे रिलेट करके थोड़ा सा एक पार्ट समझते हैं। ये जो बैंक टू कैश एंट्री हुआ है, इस एंट्री को कोई स्पेसिफिक नाम देते हैं, ट्रांसफर एंट्री बोल सकता है, ट्रांसफर एंट्री। अब और थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जा, बैंक टू कैश, ट्रांसफर एंट्री राइट है, कैश को बैंक में ट्रांसफर कर दिया अपने। हाँ वही पूछना चाह रहे हैं हम, क्या कैश बुक में कुछ था, चलो रिलेट कर लो। हाँ हाँ हाँ, कॉन्ट्रा एंट्री है ना, कॉन्ट्रा एंट्री है ना,
हाँ नहीं, अगर तुमको याद है तो बोलो। सीखना है अकाउंट्स, हम लोग को रटना नहीं है। हाँ, तो बताओ कॉन्ट्रा एंट्री होता क्या है? कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है ये बताओ तो, बस सी सी लिख देंगे उससे थोड़ी हो जाएगा कुछ। और कैश बुक का क्रेडिट साइड में भी लिखते हैं, उस एंट्री को कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। हम तुमसे 5 नंबर 4 नंबर के लिए पूछ लिया, डिफाइन कॉन्ट्रा एंट्री। कैश बुक के डेबिट में भी लिखते हैं, कैश बुक के क्रेडिट में भी लिखते हैं, जीरो मिल जाएगा। डिफाइन करो कौन, तुम लोग को तो याद आ गया ना कॉन्ट्रा एंट्री, तो बता कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है। अरिजीत याद आ रहा है कुछ? एक बच्चा तो बताओ, यस तुम बता। तो इसके बाहर वाला बात तो कुछ, कॉन्ट्रा एंट्री कैसे बन जाएगा? देखो कैश बुक एक्चुअली क्या होता है ना, अपने जब सब डिविजन ऑफ, वैसे एक चीज ध्यान रखना, सिंस तुम लोग अब फाउंडेशन स्टेज में है तो जर्नल्स किया हुआ है तुम लोग एक चीज ध्यान रखना, जर्नल्स के बाद हम लोग क्या बनाते हैं? लेजर। लेजर में क्या बनता है? जर्नल्स में जितने अकाउंट तुम लिखे हो, हर अकाउंट वहां पे आ जाता है, रिपीटेशन नहीं होता है। मतलब कैश अकाउंट भी बनता है, बैंक अकाउंट भी बनता है ना? सिंस हम लोग कैश बुक बनाते हैं, कैश बुक होता क्या है? कैश बुक जो बनाते हो उसमें डेबिट साइड कैश, क्रेडिट साइड कैश, मतलब कैश अकाउंट ही तो है। डेबिट साइड बैंक, क्रेडिट साइड बैंक, बैंक अकाउंट ही तो है। सिंस हम कैश बुक बनाते हैं, हम तुम लोग को कैश बुक बनाते समय भी बताएगा, उसके बाद जब अपने रेक्टिफिकेशन करेंगे वहां पे भी इसका रोल होगा। सिंस हम कैश बुक बनाते हैं, जो कैश बुक सबसे अटमोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, कैश बुक तुमको बनाना ही है, उसको अवॉइड नहीं कर सकते। कैश बुक बनाते हो इसका मतलब तुम क्या करो, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट वहीं पे बना दे रहे हो, बना रहे हो ना? तो ध्यान रखना, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट लेजर में नहीं बनता है। जब क्लास 11 में पढ़ते थे तो कैश अकाउंट बैंक अकाउंट सीखने के लिए बनाते थे, बट एक्चुअली में ध्यान रखना, कैश अकाउंट बैंक अकाउंट लेजर में नहीं बनता है, ध्यान रखना ये। कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट लेजर में नहीं बनता है, ठीक है? तो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट कहां बनता है? कैश बुक में ही बनता है। अब कैश बुक में जब बनाओगे तो इन सच केस क्या हो, लेजर तो बना ही नहीं है। तो अगर सपोज कर ले हम किसी को सैलरी पे किए, तो सैलरी पे करने का एंट्री क्या है? सैलरीज टू कैश। यहां पे लेजर किसके लिए बनेगा? सैलरी के लिए। और कैश के लिए कैश बुक में जाएगा। अब अपने नेक्स्ट आओ, हम लोग रेंट रिसीव किए, कैश अकाउंट डेबिटेड टू रेंट रिसीव्ड, कहां पे जाएगा? किसके लिए लेजर क्या बनेगा? सिर्फ रेंट रिसीव्ड। कैश वाला पार्ट तो कैश बुक में जाएगा। अब दूसरा पार्ट में आओ, हम लोग ये यही एंट्री में आ जाओ, दिस वन। इसमें बैंक के कौन सा लेजर किसके लिए बनेगा? क्योंकि हम एक बार वर्ड बैंक यूज करते हैं इसलिए तुम बैंक बोल देगा। बैंक भी कैश बुक, कैश किसी के लिए लेजर, लेजर बनेगा ही नहीं, लेजर नहीं बनेगा ना। तो जब इसके लिए लेजर बनेगा ही नहीं, इसका मतलब ये एंट्री पूरा का पूरा कहां पे पोस्ट होगा? कैश बुक में। कैश बुक के बाहर जाने वाला ही नहीं है। तो बेसिकली कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है पता है? कॉन्ट्रा एंट्री मतलब वो एंट्री जो कैश बुक के बोथ साइड में कंप्लीटली पोस्ट हो जाता है। The entry which is completely posted on the both side of the cash book is known as the contra entry. ये कैश बुक भी समझाना है तुम लोग को, वहां पे लिखवाएगा अभी, जस्ट बीच बीच में डालता है ना, उससे याद रहेगा चीजें। तो बेसिकली क्या हुआ ना कि कॉन्ट्रा एंट्री मतलब वो एंट्री जो कैश बुक में बोथ साइड में कंप्लीटली पोस्ट हो जाता है, दैट इज द कॉन्ट्रा एंट्री। इसके लिए लेजर नहीं बनता है। तो पता है तुम लोगों को जो लेजर फोलियो कॉलम क्यों बनता है? ये तो हम लोग पहले भी लास्ट क्लास भी समझे थे। लेजर फोलियो कॉलम क्यों बनता है? लेजर फोलियो इसलिए बनता है कि ये जो एंट्री है वो लेजर में किस पेज नंबर में दिखाई गई है, जिससे ऑडिटर ठीक से चेक कर पाए। तो कैश बुक में हम लोग क्या करते हैं कि इसके लिए तो लेजर बनेगा नहीं, और लेजर बनेगा नहीं और तुम वहां कुछ नहीं लिखोगे तो ऑडिटर परेशान हो जाएगा कि अरे गया कहाँ, ये एंट्री कहाँ पे पोस्ट हुआ है। तो वो परेशान ना हो इसलिए हम लोग वहां पे सी लिख देते हैं। और सी रेफर्स टू व्हाट? बस क्लास 11 तक तुम ये लिखता तो चलता, क्योंकि 11 में टीचर लोग भी ये बोल देते हैं, बट यहाँ पे फाउंडेशन में लिख देगा, काट के जीरो बैठा देगा। C refers to not the contra entry. C refers to completion of posting. C refers to completion of posting. वो ऑडिटर को सी लिख के बता रहा है, देखो ये कंप्लीटली कैश बुक में पोस्ट हो चुका है, इसको लेजर में मत ढूंढना, ठीक है? ये ध्यान रखना, सी रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ पोस्टिंग नॉट द कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है? अब अपने आओ वापस अपने नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, ये तो सबको पता होगा। कैश टू परचेज बोल रहे हैं, कौन बोला? परचेज टू कैश। नेक्स्ट, परचेज टू मैसेज एंड कंपनी।
ये भी सबको पता है। रमेश टू सेल्स। अच्छा, अगर हम यहां पे ये वर्ड हटा दे, ये ऑन क्रेडिट जो लिखा हुआ उसको हटा दिया, अब क्या होगा? कैश टू सेल्स, रमेश टू सेल्स ही होगा। जब तक जब जब भी ट्रांजैक्शन में जब भी ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम आ जाए और स्पेसिफिकेशन ना हो, यहां पे बोला सोल्ड गुड्स टू रमेश फॉर कैश, तो जब भी पार्टी का नाम आ जाए और कोई स्पेसिफिकेशन ना हो तो ऑलवेज कंसीडर इट एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ध्यान रखना, ये यहां पे रमेश टू सेल्स ही होगा। आप फॉर कैश बोल देता तो रमेश से कोई लेना देना ही नहीं है, कैश टू सेल्स हो जाता। फर्नीचर टू, लेकिन अगर मेरा बिजनेस ही फर्नीचर का है तो परचेज टू बैंक, अगर मेरा बिजनेस फर्नीचर का है तो। अब अगर सपोज कर ले मेरा बिजनेस फर्नीचर का है बट हम फर्नीचर खरीदा है, और ध्यान रखना हम लोगों को सभी को सीखना है, अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो क्वेश्चन रेज करना है, ठीक है ना? अपने को सबको समझ आए, सपोज कर ले हम तो बोल दिया जस्ट निकल गया बोल के, और सब मोस्टली बच्चा को समझ में आ गया बट इसको नहीं समझ में आया, तो ये क्या सोचेगा कि छोड़ो सबको क्यों समझ में आ गया, हम नहीं पूछ रहे, तो जो भी क्वेश्चन हो क्वेश्चन रेज कर। यहाँ पे एंट्री होगा फर्नीचर टू कैश, कोई दिक्कत नहीं है। तुम अगर बिजनेस करता तो परचेज टू कैश कर देता, बैंक कर देता। अब क्वेश्चन आता है सपोज के लिए मेरा बिजनेस तो फर्नीचर का है, ठीक है, जर्नल्स हम लोग इसीलिए फास्ट ट्रैक में कर रहे हैं कि जर्नल्स का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन जर्नल का रोल ये है कि आना चाहिए। तो अब अपने आ जाते हैं, मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, हम फर्नीचर खरीद रहे हैं लेकिन रीसेल के लिए नहीं, ऑफिस में फर्नीचर लगाने के लिए खरीद रहे, तो क्या एंट्री होगा? समझ गया ना? मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, फर्नीचर का बिजनेस है, हम फर्नीचर में ही डील करते हैं, लेकिन हम जो फर्नीचर खरीद रहा है वो ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट के लिए खरीद रहा है, बेचने के लिए नहीं खरीद रहा है, तो मेरा एंट्री क्या होगा? ऑफिस इक्विपमेंट। वाई ऑफिस इक्विपमेंट? ऑफिस इक्विपमेंट इसको बोलेंगे, इसको थोड़ी ऑफिस इक्विपमेंट बोल देंगे, फर्नीचर ही होगा। ज्यादा से ज्यादा लिखना तो ऑफिस फर्नीचर लिख दे। ऑफिस इक्विपमेंट क्या होता है? जैसे सपोज कर लो, जैसे अपने क्या करते हैं ना, ऑफिशियल वर्क को करने के लिए जो चीजें खरीदते हैं, मशीन खरीदते हैं, उसको टाइपराइटर को ऑफिस इक्विपमेंट बोल सकता है, कंप्यूटर को ऑफिस इक्विपमेंट बोल सकता है, फर्नीचर को थोड़ी ऑफिस इक्विपमेंट बोल सकता है। फर्नीचर को उस समय फर्नीचर ही बोल देंगे, हम रीसेल के लिए खरीदता तो परचेज बोल देता। अब अगर सपोज कर लो कि मेरे पास मेरा जो हम टिम्बर मर्चेंट है, ठीक है, हम क्या किया ना, अपने ऑफिस अगर टिम्बर मर्चेंट है तो ऑफिस स्पेस तो बना के रखेगा, तो हम ऑफिस स्पेस बना के रखा। उस ऑफिस स्पेस में हम क्या किया ना कि कुछ फर्नीचर लगवाया, तो वो लगवाया किसी से खरीदा नहीं, हम मेरे पास जो टिम्बर्स वुड सब है उनसे बनवाया, ठीक है, तो इन सच केस मेरी एंट्री क्या होगी? और बनवा, सुनो समझ लो, टिम्बर यूज हुआ 1 लाख का, वेजेस पे किए 50,000 रुपया, बनाने वाला वर्कर कारपेंटर बनाएगा ना, वेजेस पे किए 50,000 रुपया, और वुड यूज हुआ 1 लाख का, फर्नीचर बना ऑफिस में यूज करने के लिए, तो व्हाट शुड बी द जर्नल एंट्री? फिर दोस्त तुम बता। प्रखर, हम टिम्बर मर्चेंट हैं, मेरे पास मेरे को ऑफिस स्पेस में फर्नीचर लगाना था, तो हम खरीदने के बजाय हम बोला हमारा ही तो सब वुड है, चलो कारपेंटर बुलाते हैं, कारपेंटर को बुलाए और बोले देख तुम ये फर्नीचर बना दे। कारपेंटर बोला 50,000 रुपया लेंगे, वो कर दिया, हम उसको 50,000 रुपया दे दिया, और उसके साथ साथ हम क्या किया, 1 लाख का वुड यूज कर लिया। तो हम पूछ रहे हैं इसके लिए जर्नल एंट्री होगा? टिम्बर या वुड मेरा गुड्स है, मेरे पास से 1 लाख का गुड्स गया, कैश नहीं गया, और बदले में आया क्या? आया फर्नीचर, गया गुड्स, तो एंट्री क्या होगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, 1.5 लाख का फर्नीचर आया है, फर्नीचर 1.5 लाख का आया है, ठीक है, 1.5 लाख डेबिट हुआ फर्नीचर के नाम से, गुड्स कितने का गया? गुड्स 1 लाख का, टू परचेजेस 1 लाख और 50,000 वेजेस। क्यों, हम क्या बोला कि वो 50,000 को हम वेजेस में डेबिट कर दिए, हम ये बोला कि 50,000 जो तुम पेड किया था वो वेजेस में डेबिट कर दिए थे, ऐसा तो नहीं बोला। तो रटना नहीं है चीजों को, कैसा करते आए थे, वो तब होता है जब हम बोल देता है कि ₹50,000 पेड फॉर द, मतलब कारपेंटर को एज अ वेजेस पे किए, वे डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, तब तुमको एंट्री करना चाहिए फर्नीचर टू वेजेस, बट हम ऐसा तो बोला नहीं है, तो नॉर्मल एंट्री कैश दिए तो दिखा देंगे फर्नीचर टू कैश, मतलब एंट्री होगा फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू 1.5 लाख, टू परचेजेस 1 लाख, टू कैश 50,000,
अच्छा, वेजेस अगर हम तुमको बोलता कि इट वाज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, तब अपना एंट्री होता, रेक्टिफिकेशन होता, हमको करना चाहिए था फर्नीचर टू कैश, हम कर दिए थे वेजेस टू कैश, तो हम इसको रेक्टिफाई करेंगे फर्नीचर टू वेजेस, तब करेंगे, ठीक है ना। इसी तरह जहां भी डाउट लगे क्वेश्चन पूछो। अच्छा नेक्स्ट आओ, राम रिटर्न गुड्स, कुछ लैंग्वेज में प्रॉब्लम लग रहा है ना, टू हट जाएगा ना बीच में से, राम रिटर्न गुड्स टू परचेज फ्रॉम, नहीं होना चाहिए ना ऐसा, राम रिटर्न गुड्स परचेज फ्रॉम अमृत, टू बीच में आएगा क्या, अच्छा ठीक है जो भी है, तुम लोग को समझ में आ रहा है ना ये क्या लिखा है, इसमें बोला राम गुड्स रिटर्न कर दिया किसको, अमृत को, कौन सा गुड्स जो वो परचेज किया था, तो इसका मतलब ये क्या है, परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न का एंट्री क्या होगा, अमृत अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट ही है। अच्छा परचेज रिटर्न में, परचेज रिटर्न को बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए किस डॉक्यूमेंट को यूज करेंगे, परचेज रिटर्न का एंट्री क्या कियो, अमृत टू परचेज रिटर्न, अमृत मतलब क्रेडिटर्स टू परचेज रिटर्न, तो क्रेडिटर्स को डेबिट कर रहे हो ना, डेबिट नोटिस, डेबिट नोट के थ्रू होगा, पार्टी के अकाउंट से रिलेट कर लेना, डेबिट नोट। नेक्स्ट आओ, दिस वन, श्याम रिसीव फ्रॉम अरविंद, मतलब मान लेना तुम श्याम के बुक्स में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसका पहला नाम है श्याम रिसीव फ्रॉम अरविंद ₹3960 इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹4000, पैसा आया, प्रखर बोल रहा है पैसा आ रहा है सर, कैश को डेबिट कर दीजिए, कैश अकाउंट डेबिटेड, कितना रुपया आया 3960, और उससे लेना कितना था मुझे, अरविंद से 4000 लेना था, तो इसका मतलब 40 रुपया क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड, यही है ना, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू अरविंद 40 रुपया। नेक्स्ट वन, अच्छा रुको रुको एक मिनट, हम लोग ये जो एंट्री पास कर रहे हैं यहां पे, जैसे फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, और यहां पे एंट्री पास किए कैश डिस्काउंट अलाउड टू अरविंद, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या दिख रहा है, एक एंट्री में एक ही डेबिट है एक ही क्रेडिट है, दूसरे एंट्री में दो डेबिट है एक क्रेडिट है, तो ना अकाउंट्स में इनको अलग एंट्री का नाम दिया जाता है, दिस इज, हाँ क्या बोल रहे हैं, हाँ उसको सिंगल एंट्री नहीं सिंपल एंट्री बोलना, ये सिंपल एंट्री है या नॉर्मल एंट्री बोल सकते हो, है ना, जिस भी एंट्री में एक डेबिट एक क्रेडिट हो दैट इज नोन एज अ नॉर्मल एंट्री या सिंपल एंट्री, जिस एंट्री में एक से ज्यादा डेबिट या एक से ज्यादा क्रेडिट हो उसको, जैसे अभी यस बोला, कंपाउंड एंट्री बोलते हैं, कंपाउंड क्यों बोलता है पता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू एंट्रीज, ये दो एंट्री मिक्स हो गया है, तुम इसको सेपरेट कर दे, तुम पहला एंट्री पास कैश अकाउंट डेबिटेड टू अरविंद, दूसरा एंट्री पास का डिस्काउंट अलाउड टू अरविंद, ये मिक्स किया हुआ है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द कंपाउंड एंट्री। ये सब चीज याद रखना है तुम लोगों को, राम विड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज टू परचेजेस, बहुत इजी आता होगा, कैश ड्रॉ किया, स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड, रेंट अकाउंट डेबिटेड, सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, स्टाफ अकाउंट कहां से हो जाए, इसे फेंक के मारेंगे तो, बुक का इलस्ट्रेशन है नहीं, किस बुक का, हाँ तो ऑब्वियस है किसी ने किसी बुक से ही लिया हुआ होगा, हमको नहीं पता कौन सा बुक से, बुक से ही लिया होगा, तुम स्टॉक तो हर जगह लिख सकता है, कोई दिक्कत, लिख सकता है, बट लिखना नहीं चाहिए जनरली, क्योंकि एक्चुअली क्यों नहीं लिखना चाहिए पता है, ड्रॉइंग्स टू स्टॉक लिखा जा सकता है, गलत नहीं है एंट्री, लेकिन एक्चुअली स्टॉक वर्ड क्यों नहीं यूज करते पता है, कोई बताएगा कि हम लोग स्टॉक वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं, कैंसिल स्टॉक बोल के कोई अकाउंट नहीं, स्टॉक ट्रांजैक्शन ही नहीं होता है, याद करें तो तुमने क्लास क्लास में भी बताया था, एंड रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज एन इवेंट, और स्टॉक है क्या, रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है, तुम 1 लाख का गुड्स खरीदा 70,000 का बेच दिया, सेल्स परचेज सेल ट्रांजैक्शन था, 30,000 का जो गुड्स बच गया वो क्या है, इवेंट है, इवेंट है मतलब क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक तुम दिखाया, तुम बोले सर हम तो ओपनिंग स्टॉक की बात कर रहे हैं, अरे क्लोजिंग स्टॉक ही नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक बन जाता है ना,
आज क्लोजिंग स्टॉक है 31 मार्च को, 1 अप्रैल को क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो स्टॉक कोई अकाउंट नहीं होता है, दैट इज वाई हम लोग स्टॉक को यूज नहीं करना चाहिए, ड्रॉइंग्स टू स्टॉक नहीं करना चाहिए। बट अगर तुम कर भी देगा ना तो मार्क्स मिल, बट करना अपने लॉजिकल समझ के रखें, हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग ड्रॉइंग्स टू परचेज ही करेंगे। नेक्स्ट आओ, इसके बाद गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ फ्री सैंपल्स, एडवर्टीजमेंट टू परचेजेस, सैलरीज पेड, सैलरीज अनपेड, ये तो तुम लोग लास्ट क्लास भी किया। सैलरीज अकाउंट डेबिटेड और सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। अच्छा रुको, ये क्वेश्चन का आंसर यस जैन देगा, यस जैन दो जल्दी से। हाँ कितना अच्छा एंट्री का आंसर दिया है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू वेजेस। हम भी अकाउंट्स भूल जाएगा, पता है तुम ऐसा ऐसा एंट्री बताएगा तू, क्या बोल, मशीनरी टू बैंक, ये बताएगा तो मेरे को अकाउंट्स याद रहेगा, ऐसा ऐसा याद मेरे को। क्या मशीनरी टू बैंक ना, पक्का, नहीं नहीं समझा तुम ये, अरे एक ही बात है, मशीन लिख दे, क्या ही फर्क पड़ता है, तुमको यस जैन नहीं बोल के यस भी बोलेगा तो एक ही बात है ना। अच्छा अब नेक्स्ट आओ, इसका आंसर दो। सैलरी टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय बोल के कोई अकाउंट नहीं होता है, सैलरीज, ये बच्चा बोला सैलरीज टू परचेज, अब मेरे को नहीं पता राइट है कि रॉन्ग है, बट ये बोला है परचेज, हाँ यही होगा, सैलरी टू परचेज। फिर दोस्त राइट है क्या ये लोग, लेकिन उसके बाद क्या लिखा है, दीपावली बोला ठीक है, लेकिन उसके बाद कुछ लिख दिया, ये लोग बोल रहा है देखो इंप्लॉइज ना स्टॉक ले लिया जिसका वैल्यू 10,000 था और कॉस्ट प्राइस कितना था 7,500। नहीं नहीं एंट्री तो एक ही है, ये दोनों उसी जैसे, ये कैलकुलेटर है, हम बोला देखो इसका कॉस्टिंग 700 रुपया है, इसका सेलिंग प्राइस 1,000 रुपया है, हम दोनों चीज तेरे को बता दिया। और बोलता है ऑन द ईव ऑफ दीपावली, वो लोग क्या किया इतने, क्योंकि अब वो लोग दीपावली है और ऑर्गेनाइजेशन जिस प्रोडक्ट में डील करता है वो उसको चाहिए होगा घर के लिए, तो वो उसी को लेके चला गया। तो ओनर बोलता है भाई तुम गुड्स ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई उसका तो कॉस्ट आता है, मेरे पॉकेट से तो कॉस्ट लगा है, तो हम तुम्हारे सैलरी से काट लेंगे। तो तुम जो भी गुड्स लेके गया, हुआ क्या उसका इफेक्ट, गुड्स चला गया मेरे पास से, गुड्स गया, कैश नहीं गया। अगर हम कैश में सैलरी देते तो सैलरी टू कैश होता, लेकिन हम कैश में नहीं दिया, तुमको सैलरी ही दिया, इसका मतलब है हम तुमको सैलरी ही दे रहे हैं, बट किस फॉर्म में दे रहे हैं, गुड्स के फॉर्म में दे रहे हैं। तो एंट्री क्या होना चाहिए, सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस। अब यहां पे क्या होता है ना, ज्यादा बेटर रहता है, यहां पे अपने करते सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि हम अपने लिए थोड़ी लेके जा रहे हैं जो हम कॉस्ट प्राइस पे लेंगे, स्टाफ लेके जा रहा है, हम बोलेगा ठीक है तुम अपना जो सेलिंग प्राइस है उस पर लेके जाओ जनरली। अरे हम सामने वाले से तो पूरा पैसा ही लेंगे, तो हम उसको सेल्स की तरह दिखाएंगे, तो एंट्री होता सैलरीज टू सेल्स। बट हाँ अगर ऑर्गेनाइजेशन कई बार ऐसा करता है, भाई तुम कंपनी के इंप्लॉई हो और वो भी दिवाली पे लेके जा रहे हो, ठीक है कॉस्टिंग पे दे देंगे, अगर कॉस्ट प्राइस पे देते हैं तो सैलरी टू परचेजेस, और सेलिंग प्राइस पे देते हैं तो सैलरीज टू सेल्स, ये ध्यान रखना। हाँ तुम जो भी लेना चाहे ले लेना, अकॉर्डिंगली एजम्पशन डाल देना, ठीक है। नेक्स्ट आओ, चलो यस जैन फिर से बताओ, सही बताना गलत मत बताना। पेटी कैश बोल के कंफ्यूज मत हो ना, कैसी है, इसको सच में देख देंगे। अरिजीत तुम बता, अर्पण तुम बता,
गुड गुड, तुम लोग को ये चीज समझाया ना, जब भी पैसा आएगा तो कैश डेबिट होगा, जब भी पैसा जाएगा तो कैश क्रेडिट होगा। यहाँ पे पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है, तो टू कैश होगा। आधा तो सही करो, टू कैश होगा। डेबिट ओनर इनकम टैक्स लाइबिलिटी, अभी थोड़ा देर पहले भी डिस्कस किए थे। इट्स ड्रॉइंग्स, एंट्री क्या होगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। हम्म, 3.2 लग रहा। नहीं लेकिन ना तनिष्क ना कोशिश करता था। नहीं, भले मेरे से डांट खाता था, अलग बात है। चलो नेक्स्ट आओ। वो तो बदमाशी कुछ भी बोलता रहता है। अच्छा देखो, अब इसमें आओ, नेक्स्ट पार्ट। एक बार ये समझ लो, थोड़ा सा लिख भी लेते हैं उसके बारे में। डिस्काउंट। अच्छा देखो, डिस्काउंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ? डिस्काउंट का मतलब इन सिंपल वर्ड्स होता है रिडक्शन इन प्राइस। प्राइस में रिडक्शन, प्राइस रिड्यूस कर जाना इज द डिस्काउंट, और कुछ नहीं होता है। ये डिस्काउंट लेकिन दो तरीके का होता है। खुशी बता क्या होता है डिस्काउंट? दो तरीके का। जीरो। हम टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश, टाइप्स ऑफ डिस्काउंट में ट्रेड और कैश डिस्काउंट आता है। डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव ना टाइप्स ऑफ डिस्काउंट नहीं है, वो सिचुएशन बेस्ड अराइज हो रहा है। तो यहां पे आ जाओ, डिस्काउंट दो तरीके का होता है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। देखो ट्रेड वर्ड आ गया ना, ट्रेड मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये डिस्काउंट जो दे रहे हैं क्यों दे रहे हैं? टू इंक्रीज द ट्रेड। ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए दे रहे हैं, मतलब वॉल्यूम। ये डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है तो इसलिए दिया जाता है कि सेल्स वॉल्यूम बढ़ जाए, मेरा सेल्स बढ़ जाए, उसके लिए दिया जाता है। तो ये डिस्काउंट दिया जाता है टू इंक्रीज द सेल्स, टू इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम। हम सेल्स वॉल्यूम बढ़ाने के लिए ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, ये तो सही बात है, सेल्स वॉल्यूम बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हम इस प्रोडक्ट को नॉर्मली कोई एक पीस भी लेने आता है तो हम उसको 300 रुपये में बेचते हैं। सपोज कर ले, ये जो प्रियम है वो मेरे पास आया, बोला सर ये कैलकुलेटर मेरे को खरीद, 300 रुपये प्राइस है। बोला सर आप मेरे को ना ट्रेड डिस्काउंट दीजिए। बोला क्यों भाई? बोला सर 5,000 क्वांटिटी खरीदना है। तो हम बोला ठीक है चल, इसमें तुमको 25% डिस्काउंट, 300 रुपये में 25% डिस्काउंट कर दिया। फिर इसको कितना में दे रहे हैं? 100 वो 125, ठीक है, तो 125 में दे रहे हैं हम इसको, तो इसका मतलब इसको 75 रुपीज का तो डिस्काउंट मिला ना। तब ये बुक्स में रिकॉर्ड करेगा 75 को। रीजन क्यों नहीं रिकॉर्ड करेगा? ये डिस्काउंट ट्रांजैक्शन के पहले दिया जा रहा है। मेरे और इसके बीच में ट्रांजैक्शन किस प्राइस पे हो रहा है? 225 पे। 225 पे हो रहा है ना? 250 पे हो रहा है, जो पे 250 पे हो रहा है। 250 पे मेरे उसके बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो ट्रांजैक्शन 250 पे हो रहा है, तो ट्रांजैक्शन जिस प्राइस पे होगा उसी प्राइस पे तो बुक में रिकॉर्डिंग होगा। तो ध्यान रखना, ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में दिखाया नहीं जाता है। ये तो लर्निंग पार्ट है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिखाया जाता। क्यों नहीं दिखाया जाता है? क्योंकि मेरे और इसके बीच में जो ट्रांजेक्शन हुआ वो 250 रुपया पे ही हुआ है। ट्रांजेक्शन के पहले तो इसको डिस्काउंट दे दिया ना, दैट इज वाई ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में नहीं दिखाया जाता। ठीक है, बिकॉज इट ऑकर्स बिफोर ट्रांजेक्शन। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, not to show in books. However, it appears in invoice. बट इनवॉइस में दिखाई देगा इसको। देखो भाई, प्राइस तो 300 रुपया था, लेस ट्रेड डिस्काउंट 50 रुपया,
एंड नेट प्राइस इज 250 रुपया, इनवॉइस में दिखाई देगा। तो इनवॉइस में दिखाई दे रहा है ना, तो मेरी मजबूरी हो जाएगी, मेरे को इसको एक जगह दिखाना पड़ेगा। कहां दिखाएंगे? डे बुक्स में दिखाना पड़ेगा। सिर्फ डे बुक में दिखेगा, जर्नल्स में नहीं जाएगा, ठीक है। सो इट इज टू बी shown in डे बुक्स। उसको डे बुक्स में शो करना पड़ेगा, सिर्फ डे बुक में शो करना पड़ेगा, और एग्जैक्टली फर्दर कहीं नहीं जाता है। ध्यान रखना, ट्रेड डिस्काउंट भी बुक्स में एक जगह दिखाया जाता है। कहां पे? डे बुक्स में। और डे बुक्स में भी जो दिखाया जाता है ना, डेबिट क्रेडिट फॉर्म में नहीं दिखाया जाता है, लेस करके दिखाया, मतलब अकाउंट इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लेकिन सिंस इनवॉइस में, इसलिए इसको हम अपीयर कर रहे हैं। अब आओ नेक्स्ट, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? हाँ, पैसा जल्दी मिल जाए। टू रिसीव कैश प्रॉम्प्टली, प्रॉम्प्टली लिखा है, प्रॉम्प्टली मतलब जल्दी, कैश जल्दी मिल जाए, इसके लिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है। इसको बुक्स में दिखाएंगे। देखिए ये जो हो रहा है ना ट्रांजैक्शन, अब मेरा इसके बीच में हो गया 250 रुपया में ट्रांजैक्शन हो गया ना, तो ट्रांजैक्शन हो गया तो सेल्स रिकॉर्ड हो गया मेरे बुक में, इसके बुक में परचेज रिकॉर्ड हो गया। हम इसको बोला देख जल्दी पैसा लेने के लिए लालच दे दिया, देख अगर तुम मेरे को 10 दिन में पैसा, ऐसे नॉर्मल क्रेडिट टर्म 30 दिन का है, हम बोला 10 दिन में पैसा दे दिया ना, तुमको 10% और डिस्काउंट दे देंगे। तब तुम बुक में 250 रिकॉर्ड कर चुका है, अब हम इसको लालच दिया है, ये आके 10 दिन में पैसा दे दिया, तो मेरे को 250 के बदले मिला कितना? और 22 रुपये 50 पैसा कम मिला, क्योंकि 10% डिस्काउंट दिया था, तो मेरा लॉस हो गया ना, तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हम इसको अपनी मर्जी से लॉस, ये डिस्काउंट भी दिया है ना, तो इसका मतलब इसको अपने क्या बोलेंगे? डिस्काउंट अलाउड। और अगर सपोज कर लो ये पैसा नहीं देता, भाग जाता, डूब जाता मेरा पैसा, तो भी तो पैसा नहीं मिला, उसको क्या बोल देते हैं? बैड डेट। तो यहां पे अपना क्या होगा? टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स इन द नेम ऑफ, इसको जब बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं ना, अब डिपेंड करता है हम इसको अलाउ कर रहे हैं किसी को या फिर रिसीव कर रहे हैं किसी से। तो देखिए टाइप्स ऑफ पार्ट, ये टाइप नहीं हुआ, बस ये अलाउ कर रहे हैं, रिसीव कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली इसका नाम चेंज हो जाता है। अगर मैं किसी को अलाउ कर रहा हूं तो इट बिकम्स डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड। और हम किसी से अगर रिसीव कर रहे हैं तो ये क्या हो गया? डिस्काउंट रिसीव्ड। हम लोग जनरली डिस्काउंट अलाउ किसको करते हैं? डेटर्स को। और रिसीव किससे करते हैं? क्रेडिटर्स से। अच्छा, कैश बुक में भी तो डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट रिसीव कॉलम बनता है ना, तो फिर तुम बता खुशी, इसका मतलब डिस्काउंट अलाउ, जैसे हम बोला ना कैश बुक में सिंस कैश अकाउंट और बैंक, कैश कॉलम और बैंक कॉलम बनता है, तो लेजर में कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट नहीं बनता है, तो डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव भी बनता है कैश बुक में, तो इसका मतलब इनका अकाउंट भी लेजर में नहीं बनेगा। हाँ, मतलब डिस्काउंट अलाउड अकाउंट नहीं बनेगा लेजर में, और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट नहीं बनेगा, राइट? पक्का? कोई ऑब्जेक्शन? ये बोली नहीं बनेगा, खाली बनता है बोलने से नहीं चलेगा, क्यों बनता है ये बताना। इसके लिए क्यों बनता है, तुमने ना हमेशा अकाउंट में ने क्यों लेके आ, बताओ। और ये ना तुम लोग अगर थोड़ा सा सोचे ना, तो हम क्लास में ऑलरेडी वैसा हिंट्स दे चुका है तुम लोग को, बट क्या होता है ना, अकाउंट्स को तुम लोग को ठीक से समझना पड़ेगा, जब जो समझा रहा है उसको रिलेट करना पड़ेगा। देखो याद करो, हम क्या बोला था कैश अकाउंट के लिए, क्यों कैश अकाउंट लेजर में नहीं बनता है? हम क्या बोला था, उस बात को रिलेट करो खाली। हम बोला था कैश बुक में डेबिट में भी कैश आ जाता है, क्रेडिट में भी कैश आ जाता है, तो अल्टीमेटली तो पूरा बोथ साइड है, तो कैश अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बैंक में क्या होता है, डेबिट में भी बैंक आ जाता है, क्रेडिट में भी बैंक आ जाता है, बैंक अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंप्लीटली बैंक अकाउंट रहेगा। तो अलग से बनाने का मतलब क्या, तुम डुप्लीकेशन करोगे? नहीं कर सकते, डुप्लीकेट अकाउंट्स डुप्लीकेशन अलाउड नहीं करता है। अब तुम आ जा इसमें डिस्काउंट वाले पार्ट में, क्या होता है बताओ। अब तो हिंट दे दिया, डेबिट में कौन सा डिस्काउंट रहता है? डिस्काउंट अलाउड, पैसा रिसीव करते समय डिस्काउंट अलाउ करते हैं। और क्रेडिट में कौन सा डिस्काउंट रहता है? डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या कंप्लीट सेट ऑफ अकाउंट बना?
डेबिट में डिस्काउंट अलाउड, तो क्रेडिट में भी तो डिस्काउंट अलाउड होना चाहिए, तब ना कंप्लीट लेजर होता। यहाँ पे क्रेडिट में डिस्काउंट रिसीव, तो डेबिट में भी डिस्काउंट रिसीव होना चाहिए, तभी ना कंप्लीट लेजर बनता। अब तो कंप्लीट लेजर बना ही नहीं है। जब कंप्लीट लेजर बना ही नहीं है, तो यहाँ तो कंप्लीशन कुछ हुआ ही नहीं है। और जब कंप्लीशन नहीं हुआ तो तुमको क्या करना होगा, लेजर बनाना पड़ेगा। ध्यान रखना, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड इसलिए लेजर में बनता है क्योंकि वो कैश बुक में कंप्लीट होता ही नहीं है। बट कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट कैश बुक में कंप्लीट हो जाता है, और सिंस वो कंप्लीट हो जाता है इसीलिए लेजर नहीं बनता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ, इस सब में आ जाओ। और जर्नल्स के लिए ना बहुत ज्यादा बैठ बैठ के जर्नल्स मत करना। जर्नल्स तुम लोग को क्लास 11 वाला जर्नल्स नहीं चाहिए। जितना रिक्वायर्ड जर्नल्स हम डिस्कस कर दे रहे हैं, स्पेसिफिक जर्नल जो टॉपिक वाइज होगा वो तो सारा डिस्कस करना ही है। जर्नल्स आना चाहिए इसलिए हम लोग इतना डिस्कस कर रहे हैं। तो जर्नल ज्यादा डिस्कशन का रिक्वायरमेंट नहीं है। हम लोग मैक्स से मैक्स नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और जर्नल डिस्कस करेंगे रिलेटिंग टू जीएसटी। उसके बाद हम लोग लेजर में उस दिन लेजर भी खत्म कर लेंगे और ट्रायल बैलेंस भी खत्म। चलो इसमें क्या एंट्री होना चाहिए, खुशी बता रही है, बोल। परचेज अकाउंट टू नवीन अकाउंट, कितना अमाउंट होगा, 750। सेवनटीन। परचेज टू कैश, देखो यहाँ पे सबसे पहला बात, लिस्ट प्राइस मतलब वो प्राइस होता है जिस प्राइस, जो कैटलॉग प्राइस होता है। तुम गया तो तुमको दिखाया, देखो ये प्राइस है, बट तुमको इस प्राइस पे हम दिए थोड़ी। हम तो तुमको क्या बोले, देखो 10% डिस्काउंट है। इसका मतलब तुम पहले क्वेश्चन पेपर में ही कर लेना, 2000 में तो खरीद ही नहीं रहे हम, कितना में खरीद रहे हैं, 1800 में। 1800 में खरीद रहे हैं, ठीक है। परचेज कर रहे हैं ना, किससे कर रहे हैं, नवीन से। अब याद है हम बोला जब भी पार्टी का नाम मेंशन हो तो पार्टी का नाम ही यूज करेंगे। लेकिन अगर मैं पार्टी के नाम के साथ साथ लिख दूं फॉर कैश, तब पार्टी का नाम क्यों यूज करेंगे। हम तो भाई पैसा देके तुमसे सामान खरीदे, तुमसे मतलब क्या मेरे को। तो यहां पे क्या बोला, एंड 50 रुपए कैश डिस्काउंट दे दिए फॉर वॉज ऑल्सो अलाउड फॉर क्विक पेमेंट, मतलब वो पैसा दे दिया है। जो पैसा मतलब पैसा दे दिया, मतलब हम लोग पैसा दे दिए, हम तो गुड्स खरीद रहे हैं ना, हम पैसा दे दिए। तो जब हम पैसा दे दिए तो मेरे को नवीन से क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। तो मेरी एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, कितने का, कैश कितना गया, और 50 रुपया मेरे को फायदा हुआ। ये फायदा क्यों, जल्दी पैसा दे दिए, डिस्काउंट रिसीव्ड, गेन है मेरे लिए। ठीक है, ठीक है, आज तुम लोग इतना ही करो और कुछ मत करो। ये दो एंट्री तुम लोगों से पहले जीएसटी ये सब थोड़ा सा सिखाएगा, फिर अप्लाई करना। अभी 5:30 से दूसरा क्लास भी, इसलिए आ गया तेरा वाह, 2 दिन में ही आ गया। तुम लोग का अप्लाई हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है। तो तुम वो कर, कॉल कर उसको, आज तो वैसे भी छुट्टी का दिन है ना।